नमस्कार दोस्तों, कहानी के झरोखे में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती दीक्षित हर बार आपके लिए कुछ नई कहानियां लेकर आती हूँ और इस बार जो कहानी है उसे लिखा है नीतीश जयपाल ने और इसका नाम है एक भिखारी की कहानी। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए हम सुनते हैं कहानी एक भिखारी की कहानी। जहां तक मैं उसे जानता था, मेरी नजर में वो एक निहायत ही उच्च दर्जे का आलसी था। जब मैं उस सड़क पर से गुजरता, तब वो हमेशा अपने खोलनुमा झोपड़ी में फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा हुआ नजर आता था। कपड़ों के नाम पर जर्जर हो चुकी कमीज और पैंट थी, जिसके फटे हिस्सों को धागे से न जाने कितनी बार बड़े बड़े टाकों द्वारा सिला गया था कि कपड़ा कम, चारों तरफ रंगीन धागों की कलाकारी ज्यादा नजर आती। वही मैली कुचैली काली पड़ चुकी पैंट और वही कमीज जिन्हें मैं सालों से देखता आ रहा था। सड़क के किनारे फुटपाथ पर बोरों से बनी खोलनुमा झोपड़ी में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, उस पुराने फटे हुए काले रंग के कंबल में लिपटा हुआ बैठा रहता। उस कंबल को शायद कोई भला आदमी दे गया होगा। उसकी नजरें हमेशा झोपड़ी के बाहर एक टक गड़ी रहती, उस सामने वाले नीम के पेड़ पर। कई घंटों तक वो इसी मुद्रा में बैठा रहता, थकता तक नहीं था। हमेशा वहां से गुजरते वक्त मुझे उस पर तरस आ जाता था, इसलिए कभी कभार कुछ पैसे उसके उस बड़े कटोरे में डाल जाता। कई बार मैं सोचता कि ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, भीख मांगता नहीं, फिर खाता क्या होगा। लेकिन उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि कोई राहगीर चलते चलते एक दो रुपए, फल या फिर रोटी का टुकड़ा उसके कटोरे में डाल जाते। उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी काटता था। और हाँ, कभी कभार वो अपने कोलनुमा झोपड़ी के पास ही पड़े कचरा पात्र में केले के छिलके ढूंढता नजर आता था। लेकिन उस सड़क से दूर वो शायद ही कभी कभार नजर आता था। जहां तक मैं उसे जानता था, जमा पूंजी के नाम पर उसके पास केवल अपने फटे पुराने कपड़े, वो फटा हुआ मैला पड़ चुका जर्जर कंबल और वो खोलनुमा झोपड़ी थी। इसके अलावा लंबी सफेद पड़ चुकी बड़ी हुई उसकी दाढ़ी, हाथों पर जमा हुआ मैल बता रहा था कि वो सालों से नहाया नहीं है। शायद ही कोई लम्हा होगा जब वो कुछ बोला होगा। हमेशा चुपचाप अपनी धुन में खोया, न जाने क्या सोचता रहता था वो। अभी गर्मियों का मौसम था। मई की चिलचिलाती धूप में वो कोलतार की सड़क खूब तपती थी। दोपहर को तो मानो सड़क पर खड़ा रहना खुद को आग की भट्टी में झोंक देने जैसा था। चिलचिलाती धूप उसकी झोपड़ी के ऊपर डाले फटे हुए बोरे को चीर आर पार होती रहती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ नजर आता था, उस धूप में भी। शायद ईश्वर को भी उससे थोड़ी सहानुभूति थी, इसलिए ढलती दोपहरी झोपड़ी के सामने वाले नीम के पेड़ की छाया उसकी झोपड़ी को ढक देती थी। मुझे वो भिखारी काफी अलग किस्म का लगता था, मानो उसके अतीत में कोई गहरा राज छुपा हो। मैंने उससे केवल एक बार बात की थी, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं बोला था। उस दिन डाकघर दफ्तर में मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही था। अपने एक मित्र से मिलने के लिए जरूरी काम से मैं दोपहर को ही निकल पड़ा। उस सड़क पर से गुजरते वक्त मेरी नजर हमेशा की तरह अनायास ही उसकी झोपड़ी की ओर चली गई। झोपड़ी के ऊपर का ढका कपड़ा फट चुका था और एक बड़े से छेद से सूरज की तपिश सीधे उसके सर पर पड़ रही थी। लेकिन वो बस एक ही स्थिति में बैठा बैठा एकटक गंभीर मुद्रा में बिना पलक झपकाए बाहर दीवार की ओर घूर रहा था। उसकी लाल हो चुकी उनींदी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद ही बीती रात को सोया होगा। मुझे उसकी हालत देखकर न जाने क्यों उस पर तरस आ गया था। हाँ, इसे आप मानवीय संवेदना कह सकते हैं। और आखिरकार तपती गर्मी में तो कैसा भी दिल उसकी हालत देखकर पिघल सकता था। मैं उसी वक्त वापस अपने घर की ओर मुड़ गया। घर पर मैंने एक बड़ा सा कंबल निकाला, जिसे हम शायद एक आध साल से उपयोग कर रहे थे। वो अब पुराना भी हो गया था।
अपनी बगल में वो कंबल दबाकर मैं वापस उस सड़क की ओर चला आया। उसकी खोलनुमा झोपड़ी के पास जाकर मैंने उस कंबल को उसकी झोपड़ी के ऊपर डाल दिया। दयावश मैं कुछ बचा हुआ खाना भी लाया था। मैंने खाना उसके सामने रख दिया। बाबा, कुछ ध्यान रखा करो खुद का। इतनी चिलचिलाती गर्मी में कैसे रह लेते हो और अपनी झोपड़ी की मरम्मत भी नहीं करते। कुछ खा भी लिया करो। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो बस उसी स्थिति में बाहर ताकता हुआ बैठा रहा। मुझे गुस्सा आया और थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन दूसरे ही पल मैंने उससे कहा, बाबा, ये खाना खा लेना। ऐसा कहकर मैं चल दिया। मुझे लगा कि शायद उससे बातचीत करना पसंद नहीं, वो अकेला रहना पसंद करता है। थोड़ी दूर तक चलने के पश्चात जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझे ही ताक रहा था। बरसात का मौसम आ गया था। 2 दिन पहले की तरह आज भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी। आज सुबह सुबह ही मैं अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ा। उस दिन पहली बार मैंने उस भिखारी को कुछ कहते सुना। उसे देखकर हर कोई सोचेगा कि वो शायद पागल हो गया है। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बीच रोड पर जमा पानी में नाचता हुआ एक बेजान मुस्कुराहट के साथ गा रहा था। दिनों को मैं नहीं गिनता, तारीखें जेहन में बसी हैं। खिल उठी है हंसी जो चेहरे से चल बसी थी। वो बस गाए जा रहा था। मुझे क्या, वहां से गुजरने वाले हर आदमी को वो बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने सोचा वो पागल हो गया है, लेकिन उसकी आवाज में एक गंभीर स्वर था। वो गाता जा रहा था, दिनों को मैं नहीं गिनता, तारीखें ज़हन में बसी हैं। न जाने क्यों मेरे चेहरे पर भी उसको देखकर मुस्कुराहट खिल गई। मैं अपने दफ्तर की ओर निकल गया। उस दिन दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था। आज शहर में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सर्द हवाओं का दौर चल रहा था। उस दिन मुझे वो भिखारी मेरे दफ्तर में दिखाई दिया। उसके हाथ में एक मटमैला लिफाफा था। मैं उसको अपने दफ्तर देखकर विस्मित था। वो लिफाफा लिए हुए मेरे पास आया। उसने वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफे में शायद पत्र था या या कुछ और, लेकिन लिफाफे के ऊपर उसी शहर का ही एक पता था। मुझे लगा कि वो भिखारी शायद पागल हो गया है। इसकी जान पहचान वाला कौन हो सकता है, वो भी उस महंगी कॉलोनी में। पत्र मेरे हाथ में थमाकर 5 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट उसने मेरी टेबल पर रख दिया। मानवीय भावनावश मैंने उसको 5 रुपए वापस पकड़ाए और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसने वो नोट वापस मेरी बेंच पर रख दिया और बिना कुछ कहे चलता बना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एक नजर उस पत्र की ओर डालता और एक नजर उस भिखारी की ओर। कर्तव्यवश मैंने टिकट लगाकर उस लेटर को अपने एक कर्मचारी से कहलवा पोस्ट कर दिया और वो 5 रुपए का नोट अपने पास ही रख लिया। लेकिन करीब 2 दिन बाद ही वो पत्र वापस आ गया। दरअसल दिए गए पते पर उस नाम का कोई शख्स ही नहीं रहता था जिसके नाम पर पत्र प्रेषित किया गया था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो बूढ़ा भिखारी अवश्य ही पागल हो गया है। मैंने वो पत्र बैग में डाला और घर चल पड़ा। शाम को घर पर आने के बाद मेरे दिमाग में पूरे वक्त वो पत्र और भिखारी घूमते रहे। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अभी दिन बुझने में थोड़ी देर थी। मैंने वो पत्र निकाला और उस पर लिखे पते पर निकल पड़ा। वो पता शहर के सुदूर कोने की एक कॉलोनी का था। जहां तक मैं जानता था वो एक रईस कॉलोनी का पता था, जहां पर औसत से ऊपर आमदनी वाला व्यक्ति ही रहने का सामर्थ्य रख सकता था। मैंने एक तांगे वाले को लिया और उस पते पर निकल पड़ा। काफी देर बाद मैं उस कॉलोनी में था। वो एक 2 मंजिला मकान था। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे।
मैंने वहां जाकर एक बच्चे को बुलाकर उस मकान के मालिक के बारे में पूछा। पूछताछ के बाद पता चला कि भिखारी ने जिसको पत्र लिखा था वो कई महीने पहले ही वो मकान छोड़कर दूसरी जगह चला गया है। अब वहां दूसरी फैमिली रहती है। मैंने उनसे नया पता जानना चाहा, लेकिन उनमें से किसी को भी उनका नया पता मालूम नहीं था। हाँ, किसी ने बताया कि पहले यहाँ एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था और एक बैंक में मैनेजर था। कॉलोनी के एक आदमी ने उसके बारे में एक अजीब बात भी बताई कि हर महीने उनके यहाँ पत्र आता था, लेकिन वो पत्र को बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक देते थे। हालांकि बाद में पत्र साल में एक आध बार ही आता था। उस आदमी की यह बात मुझे भी समझ नहीं आई। मैं निराश होकर देर शाम को घर वापस आ गया। शाम तक आसमान में काले बादल घिर आए थे। शायद भारी बारिश और तूफान आने वाला था। तेज हवाएं चल रही थी और रह रहकर बिजली की कड़क दिल दहला रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा विचलित होकर इधर उधर टहल रहा था। ठंडी तेज हवा खिड़कियों को बंद और खोल रही थी। मुझे न जाने क्यों बेचैनी सी हो रही थी। मैं न जाने क्यों अभी तक उस पत्र के बारे में ही सोच रहा था। न जाने क्यों कुछ जानने की उत्सुकता मुझे वो लिफाफा खोलने को मजबूर कर रही थी। रात के 2 बज गए थे। बाहर मूसलाधार बारिश चल रही थी। सांस जमा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। मैंने खिड़कियों को बंद कर दिया और आखिरकार मैं अपने मन की बात दबाए नहीं रख सका। टेबल की दराज में से मैंने वो लिफाफा निकाला। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी का व्यक्तिगत पत्र नहीं पढ़ना चाहिए था। फिर भी जानने की उत्सुकता और बेचैनी मुझ पर हावी थी। मैंने वो लिफाफा फाड़ा। अंदर लगभग 4 पेज लंबी एक चिट्ठी थी, जिसे बड़े सुंदर अक्षरों में प्रिय बेटे के संबोधन के साथ शुरू किया गया था। मैंने वो चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे खुद नहीं पता कि ना जाने कब मेरी आंखों से आंसुओं का गर्म झरना बह चला था। एक एक शब्द बड़ी भारी संवेदना के साथ लिखा गया था, जो दिल पर गहरी चोट करने के लिए काफी था। चिट्ठी पढ़ने में मुझे कुछ ही समय लगा। मैं एक ही सांस में वो चिट्ठी पढ़ गया। बतौर इस कहानी के लेखक और से पहले एक इंसान होने के नाते मैं यह नहीं बताऊंगा कि इस चिट्ठी में लिखा क्या था, लेकिन उसमें लिखा गया एक एक शब्द कमजोर क्या कठोर दिल को भी पिघलाने के लिए काफी था। पूरी रात न जाने कितनी बार मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा होगा और न जाने कितनी बार मेरी आंखों से आंसू बहे होंगे। न जाने क्यों मुझे उस भिखारी के साथ मार्मिक सहानुभूति विकसित हो चली थी। मैंने वो चिट्ठी वापस दराज में रखी। न जाने क्यों रात बीत ही नहीं रही थी। बाहर मूसलाधार बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़क कभी तेज होती तो कभी रुक जाती। मैं खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। हवा का तेज ठंडा झोंका मेरे बदन को हिला गया। सुबह होने में अभी वक्त था। बरसात अब धीमी हो चली थी। मौसम ठंडा हो चला था। पूरी रात एक बर्फीले तूफान की तरह थी। सुबह के 6 बजते ही मैं उस सड़क की ओर चल पड़ा। मेरे कदम तेजी से उस ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में मैं भिखारी की उस खोलनुमा झोपड़ी के सामने पहुंच गया। रात की आंधी की वजह से झोपड़ी का छप्पर और ऊपर डाला गया कपड़ा उड़ गया था। अंदर ढेर सारा पानी भरा था।
दीवार के सहारे भीगे हुए दलदली चिथड़ों में लिपट कर लेटा वो भिखारी अब भी एकटक सामने की दीवार की ओर बिना पलक झपकाए निर्जीव नजरों से देख रहा था। मैंने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर का खून जम चुका था। ठंडी हवा फिर से तेज हो गई। आसमान से फिर से हल्की बूंदाबांदी होने लगी। न जाने क्यों मेरी आंखों से भी पानी बरसने लगा। लेकिन वो बूढ़ा भिखारी अब भी बिना पलक झपकाए निर्जीव नजरों से एकटक सामने की दीवार को घूरे जा रहा था।